रहीम। मैं अपने तमाम मीडिया के मोअज़्ज़ज़ भाइयों का, हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेडक्वार्टर में तशरीफ़ लाए हैं। दो मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है। पहला तो बिजली के बिलों के बारे में। हमारे जो सार्फिन पूरे मुल्क में हैं, सिर्फ हेस्को के नहीं, उनकी क्लैरिटी के लिए और वजाहत और सराहत के लिए कि जिन सार्फिन के बिजली के बिल 200 यूनिट या उससे कम हैं, मुल्क की तमाम डिस्कोज उनके तरमीम शुदा नए बिल जारी करेंगी। लिहाजा किसी भी सारिफ को अब अपना जो पुराना बिल लाकर तस्हीह कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमने देखा कि जहां लोगों को वक्त लग रहा था, हमारे सार्फिन भाइयों और बहनों को, तो लिहाजा अब तमाम डिस्को जो हैं वो नए बिल इशू करेंगी। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ये है कि जो बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है वो घरेलू सार्फिन के लिए 6 सितंबर मुकर्रर कर दी गई है। तो लिहाजा अब वो भी एक जो तशवीश थी हमारे भाइयों और बहनों को कि जी हमें कोई एक्स्ट्रा उस पर लेट फीस या सरचार्ज इस तस्हीह के अमल से तो नहीं पड़ेगा। लिहाजा अब वो डेट जो है उसको भी 6 सितंबर तक घरेलू सार्फिन के लिए, मैं क्योंकि बिजली का महकमा बड़ा टेक्निकल इशूज़ हैं, तो घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिल जमा कराने की आखिरी तारीख जो है उसकी मियाद 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये आप सबके सामने ये बात करनी थी क्योंकि पूरे मुल्क से सवालात उठ रहे थे। दूसरा यह है कि यहाँ मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की बराह रास्त हिदायत पर पिछले 2 दिन से मैं उनके साथ, पहले कल हम सक्खर में थे और जो सिंध का शुमाली हिस्सा है वहाँ हमने जो सैलाब की तबाहकारी है उसको विज़िट भी किया। सक्खर शहर में भी हम गए और आज जो है सिंध का जो जनूबी हिस्सा है, हम सजावल गए हुए थे जो ज़िला है ठट्ठा के बिल्कुल साथ वहाँ, और वहाँ भी जो सैलाब ने तबाही की है उसके लिए भी वहाँ दोनों जगह पे ब्रीफिंग्स भी ली गई और जो वज़ीर आज़म ने इमदाद के ऐलानात थे वो भी कर दिए हैं। लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी इस मकसद के लिए है कि पूरे सिंध में जो सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये 2 कंपनियां हैं, इनसे मुतल्लिका जो भी सैलाब के मामलात उठ रहे हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। जहां पूरे सूबे में आपको मालूम है कि इंतहाई गैर मामूली बारिशें हुई हैं, औसत से कम 4 गुना, बाज़ जगहों पे 7 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो उसका जो असर है वो हमारी बिजली सप्लाई कंपनियों पर भी आया है। हमारे ग्रिड स्टेशंस डूबे हैं, बाज़ जगहों पे जब खंबे नीचे गिरते हैं पानी में तो फिर हिफाजती इक़दामात के तहत भी बिजली बंद की जाती है। लेकिन जो वाज़े हिदायत, मेरे साथ सुमरो साहब मौजूद हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हेस्को के, उनको भी ये वाज़े हिदायत है और चीफ एग्जीक्यूटिव सेप्को को भी वाज़े हिदायत है सक्खर में कि पहली तरजीह ये है कि जहाँ जहाँ भी जो डिस्पोजल स्टेशंस हैं जो नकासी आब का इंतहाई अहम काम कर रहे हैं, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी, उनको 24 घंटे बिजली दी जाए ताकि वो नकासी आब का इंतज़ाम जो है वो मुस्तकिल करें। सुमरो साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि इस पर अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया है। तो पहली तरजीह यह है कि जहाँ जहाँ भी बिजली दरकार है नकासी आब के लिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हमने बहुत कोशिश की है और अगर हम अपनी बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, हम सब उनकी कारकर्दगी के बारे में नाला रहते हैं, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो है उनको भी यह हिदायत की गई थी कि बारिश में हद्दुल इम्कान बिजली जारी रहनी चाहिए और उसमें भी इन्होंने मेहनत की है, हेस्को ने भी मेहनत की है, सेप्को ने भी मेहनत की है और
उम्मीद है कि आपको भी महसूस हुआ होगा कि जो रवायत थी कि पहली बूंद पड़ते ही बत्ती बंद हो जाती थी, इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। बारिश के दौरान भी जो है वो बिजली की फराहमी जारी रही है। अब जो है वो हमें जो चैलेंजेस हैं वो इसी बात पर है। अभी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है इन तमाम ज़िलों की जिंद में वो मैं हासिल कर रहा हूँ, लेकिन फौरी तौर पर हेस्को के जो 3 मेन ग्रिड स्टेशंस थे वो बारिश की वजह से बंद हुए थे। एक नवाबशाह 1, एक दूर का दौड़ का स्टेशन है 132 केवी का, और एक झरक का स्टेशन था। झरक का स्टेशन जो है उसे आज 1 घंटा पहले चला दिया गया है लो लोड के ऊपर। उसको दोबारा से रैंप अप करेंगे हम। और इसी तरह जो है वो नवाबशाह के जो 4 फीडर्स हैं वो मुतबादल ग्रिड स्टेशन से कनेक्ट करके उन्हें भी चला दिया गया है। तो ये जो बहाली का काम है वो जारी है। अगरचे बहुत ज़्यादा हमारे पास तस्वीर हैं, चलें किसी और दिन दिखा देंगे कि किस तरह ग्रिड स्टेशनों के अंदर भी पानी खड़ा है, तो उनको भी डी वाटरिंग का इंतज़ाम जो है ग्रिड स्टेशनों से पानी निकालने का वो भी कर रहे हैं। चूँकि बिजली एक अगर पानी में हो तो ख़तरा भी है, इसलिए सारे मामले को हमें बहुत एहतियात से हैंडल कर रहे हैं। मैं वो तमाम हेस्को और सेप्को के, बल्कि पूरे मुल्क में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके वो कारकुनान जो बारिश में अपनी जानों को ख़तरे में डालकर पोलों पर चढ़ रहे हैं, मेरे लिए और आपके लिए मेरा उनको सलाम है। हम ज़्यादा वक्त उनके ऊपर तनकीद में गुजारते हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो हम सब के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ख़तरा एक वाज़े तौर पर मौजूद होता है बारिश के दिनों में। तो लिहाजा ये कोशिश जारी है जी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की। जैसे जैसे हमें मज़ीद मालूमात हासिल होंगी पूरे सिंध से, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि एक रेगुलर इंतज़ाम आपके साथ गुफ्तगू का वो जारी किया जाए, ताकि सारफीन की जो तशवीश है वो भी दूर हो, और साथ ही जिस हद तक मुमकिन है कि बहिफाजत उन बिजली की तरसील की जा सकती है वो भी की जाए। अभी हमारा जो चैलेंज है सैलाब का वो ख़त्म नहीं हुआ। आपको मालूम है कि पिछले 2 दिन से मुल्क के शुमाल से एक नया रेला जो है वो दराए काबुल से और कुनट से आ रहा है, और वो अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से गुजरेगा और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जनूब में भी आएगा। तो ये एक आने वाले जो चंद हफ्ते हैं वो एक एमरजेंसी के हैं, और इसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि वक्त के साथ साथ और तमाम जो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं उनका स्टाफ, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन सब की जो जिम्मेदारियां हैं उससे उन्हें एक बार फिर मैंने आगाह कर दिया है कि कोई भी कोताही जो है इस मुश्किल वक्त में, जब हमारे लाखों हद तक इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें आगे चले, क्योंकि असल मकसद तो हम किसी और वक्त बात करेंगे। इस वक्त सलाह का मामला है, बात का मामला था। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ ये कहना है, मेरे साथ जो हैं चीफ एग्जेक्टिव हेस्को मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून के हमारे जो बहुत सीनियर कायदीन हैं, शाह हमारे रुकन है कौमी असम्बली के, निहाल हाशमी साहब मौजूद है। और अहम बात है एफर्ट नहीं है, हुकूमत में मौजूद हैं जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हम सब इकट्ठे हैं और बिला तखसीस और तफरीक सैलाब मुतासरीन की को रेस्क्यू भी करेंगे, उनको रिलीफ भी पहुँचाएंगे,
और इंशाल्लाह उनकी बहाली का इंतजाम भी करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बताइएगा सर, अपना तारुफ भी कराते जाएं तो आसानी हो जाएगी। हैदराबाद में मैं नया हूँ तो मुझे आपका तारुफ होगा तो फिर। मेरा नाम है जी जनाब। सिंध में इस वक्त जो तबाही है, जिस तरीके से देहात में लोग तबाह हाल होकर सड़कों पर बैठे हैं, आप समझते हैं कि बिजली के बिलों की तारीख में तोसी उनके लिए काफ़ी होगी? दूसरा सवाल ये कि हेस्को रीजन, पूरे रीजन में ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए तो उसकी खुलेआम रिश्वत ली जाती है, तो क्या सारिफ की जिम्मेदारी है रिश्वत देकर ट्रांसफार्मर बनवाना? जी, जो बिजली के बिलों में रिलीफ का मामला है वो एक पूरे मुल्क के लिए पॉलिसी इस वक्त उस पर सोच विचार हो रही है और गालिबन अगले 10 दिन के अंदर अंदर इस पर मुकम्मल हो जाएगी जब डिस्कशन, तो उस रिलीफ का ऐलान वज़ीर आज़म खुद फरमाएंगे। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी जो हमारे भाई और बहनें मुतासर हुए हैं उनको मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, लेकिन उनको दूसरे तरीके से रिलीफ का इंतज़ाम हमने देना शुरू कर दिया है। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके तहत जो है वो हर ख़ानदान को 25,000 रुपये की फरामी जो है वो शुरू कर दी गई है। वो कल हमने सखर में भी की है, आज सजावल में भी की है, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी ऐसे मुतासरीन हैं उनको उसका इंतज़ाम शुरू कर दिया गया है। जिनकी इस सैलाब की वजह से जिन ख़ानदानों में उनका कोई प्यारा जो है वो जान से गया है, उसके लिए भी फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए के चेक्स जो हैं उनकी तकसीम शुरू हो चुकी है। कल भी वज़ीर आज़म ने तकसीम की थी और आज भी वहाँ जो है बोलारी में एयरपोर्ट पर भी कुछ साहिबान तशरीफ़ लाए थे उनको। तो जो रिलीफ फौरी तौर पर फराहम किया जा सकता था वो किया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव इशूज़ हैं वो एक नेशनल पॉलिसी के तहत बनेंगे। जिस तरह मैंने कहा, हेस्को की कारकर्दगी जो है वो एक अलहदा सवालिया निशान है, जिस पे अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह वो कहते हैं कि मौजूदगी जो है वो आधी जंग जिता देती है। तो अल्लाह करे कि हमें इसमें कामयाबी हो। और ये जो ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज हैं, आज सजावल में भी इसका जिक्र हुआ, कल ये ट्रांसफार्मर जो है कि मुस्तकिल एक हमारे लिए चैलेंज भी है, लेकिन मुझे ये भी खुशी हुई, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कल सखर में जिस स्कूल में हम गए हुए थे वहाँ एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर जो है वो सेप्को का था, जिसकी वजह से भी वहाँ बिजली चल रही थी। तो अब ये जो बहुत ज़्यादा शिकायत हैं जो मैं हैरान कुन बात ये है, वो कहते हैं कि जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, कि मैं तो अपने एक ब्रीफिंग विजिट पर अभी 3 दिन पहले हैदराबाद आया हुआ था। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ हमें आना होगा, तो उस वक्त भी तमाम जो मामला जिनका आपने जिक्र किया है वो मैंने खुलकर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के सामने रखे थे, और इनकी जो बेहतरी का आगाज़ है वो हमने कर दिया। क्योंकि इस मौसम गर्मा में आपको मालूम है कि ये सैलाब भी गैर मामूली था, लेकिन इस दफ़ा गर्मी भी गैर मामूली थी और उसका आगाज़ जल्दी हो गया था, अप्रैल के वस्त से ही हो गया था। तो वो हम अब गर्मी और सैलाब की इमरजेंसी से निकल जाएं तो फिर हम इस पर एक जितने भी हमारे पास सब महीने हैं पार्लियामान की मुद्दत में एक बहुत संजीदा कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंपनियों के हेस्को और सेप्को के मामला जो हैं वो दुरुस्त हों। आपने कहा कि बारिश की पहली बूंद गिरते ही बिजली बंद हो जाती है, रिवायत तो यही है जी। अगर आपको गलत ब्रीफ किया गया है, इस वक्त भी हैदराबाद में यही सूरत हाल थी। बेशतर इलाके जो डूबे हैं उसकी वजह यही है कि बिजली का ना होना, और इमरजेंसी की सूरत वहाँ डिस्पोजल नहीं हुआ, फिर इसका मतलब इमरजेंसी की सूरत में आपके अफसरान तो जो नंबर उठाने के लिए तैयार नहीं होते। इवन यहाँ तक कि हेस्को का जो PRO है वो भी नंबर नहीं उठाता कि उससे मामला जो भी होते हैं, कोई शिकायत होती है उनसे शेयर करें, नंबर उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरा ये कि हैदराबाद में तकरीबन 4 से 5 जो है इलीगल तौर पर यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के जो कारीगर हैं वो मुख्तलिफ मुल्क से लेकर आए हैं और वहाँ पर वो ट्रांसफार्मर तैयार किए जाते हैं इलाके वालों से। हेस्को के आपके अफसरानों ने वहाँ पर लोकल बंदे रखे हुए हैं, वो पैसे कलेक्ट करते हैं जो कि सरकारी खजाने में नहीं आते, इनकी जेबों में जाते हैं। इन चीज़ों के प्रूफ भी दे सकते हैं, अभी भी उसमें मौजूद है। तो ये सिस्टम कब खत्म होगा? 18 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं हैदराबाद में, ये तो सिर्फ लास्ट मतलब ईयर्स की बात करो, इससे पहले भी कई जाने जो है ना वो जा चुकी है, और कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनमें खर्चा भी है।
सर सप्लीमेंट्री है इसी सवाल में। जी मेरी गुजारिश है जी, इस पे फिर हम नहीं, इस पे जो हैस्को के जो कारकर्दगी के मामलात हैं उन पर हम एक तफसीली ब्रीफिंग आपको हम बुलाएंगे, और उस पर फिर ये सारे इश्यूज मेरे नोटिस में हैं। तो मैंने कहा, मैं जब 3 दिन पहले ब्रीफिंग के लिए आया था तो मैंने खुलकर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से बात कर ली थी, लेकिन अगर आपको कोई और सवाल है तो जरूर बताएं हम। जनाब जी 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 मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कितने फीसद सारे जी 54% यहाँ पे मौजूद है? 54% नहीं, देखिए हमारे पास मैं तो हमारे पास नंबर्स जो हैं 200 यूनिट चलता है, हमारे नंबर्स जो वो माशाल्लाह वेल ऑफ है ना आपको। हाँ, नहीं देखिए ये बात बड़ी इसमें कोई शक नहीं है कि 200 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल करने वाले इस मुल्क के कम से कम 54% सार्फिन ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल जो है वो 200 या उससे कम आता है। और अगर आप 300 यूनिट तक जाएं तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में सवाए कुछ लाख कंज्यूमर्स के वो सब के सब उसमें जो है वो ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद ऐसी है इस मुल्क में जिनका बिजली का बिल पूरे साल में 300 या उससे कम रहता है। तो ये इसीलिए इसको एक महफूज कैटेगरी का नाम दिया, प्रोटेक्टेड कैटेगरी है ये, जिसमें हमारे जो सबसे कम आमदनी वाले भाई और बहनें हैं उनको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उनको उनका जो टैरिफ है वो भी कम रखा जाता है। सवाल और कि ये 200 यूनिट जलाने वाले का एक महीने में कितने पंखे चलेंगे और कितनी बिजली जलेगी, कितने बल्ब जलेंगे, ये बता सकते हैं? ये तो आप बताएंगे हमें। जी जी जनाब, सिस्टम की बात की जा रही है, आपको जो 56% जो आपको जो लाइन लॉसेज है वो आपको टेक्निकल लाइन लॉसेज है, 26,000 रुपये खर्च होता है आपको सालाना, ठीक है ना। ये तो आप पूरे एक सिस्टम को आपको रियलाइज करने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ा मसला ये कि आपने एक डमी एसको चीफ को ये बिठा कर रखा हुआ है, उसका पूरा प्रोजेक्ट पड़ता आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वहाँ बैठे हैं, को आप महीने में 2 मीटिंग करते हैं, वो करोड़ रुपए से बिल बनाकर साथ में लेकर जाते हैं। आपने उनको पावर में किया हुआ, इनको यहाँ पर पावरलेस किया हुआ। एक पिछले 16 अफराद यहाँ पर भर के जल के होने के बाद सिर्फ ट्रांसफर जारी की गई। सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत सर, ये लेबर थोपे करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप किसी को ट्रांसफर लगा लिए, नहीं लगा दिए, वो लगा दिए, ये बड़ा गली गली कुछ चुनके सैकड़ों के जाते हैं यहाँ पर ट्रांसफर है। आप पोल जाकर देखें यहाँ पर, इससे पहले हेस्को चीफ की आप ब्रीफिंग पड़ी होगी, उसको देख उठा के देखें ट्रांसफर क्यों लगे हुए सर आबादी के अंदर, तो कहानी को जी जी देखें इसको जरा। जनाब अली सर असगर खानोटी KTN जी। सर इसी ट्रांसफार्मर की बात आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हैदराबाद में ट्रांसफार्मर जलने से कितनी जानें ज़ाया हुई। उसके बाद भी हेस्को ने 550 ट्रांसफार्मर परचेज किए। लाहौर की पावर एंड प्लानिंग मॉनिटरिंग कंपनी ने बिल्कुल जब तहकीकात की तो वो फाइंडिंग की कि वो फॉल्टी ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज पे वो जल सकते। उसके बावजूद भी हेस्को ने 60 से 70 वो ट्रांसफार्मर लगा दिए जो अभी भी वो लगे हुए हैं। जी जी और भी सवाल है। सवालों के जवाब तो देना सर, आप सवाल नहीं देखिए, मैं एज आई सेड हेस्को की सवाल आप सबके सवाल एक ही हैं। हाँ जी जी सर मेंटेनेंस वर्कशॉप आपके ना ऑन कराएं। प्राइवेट सेक्टर को आप लोगों ने दिए 2 कंपनी को सैकड़ों की आदमी यहाँ पर डाली। मैंने 60,000 रुपये दिए सर, मैंने जाती तो 60,000 रुपये दिए। इस रुपये डी ब्लॉक के अंदर बच्चों पर बात करेंगे, सिर्फ पैसों के चक्कर में बना पड़ा, लेकिन लोग दे नहीं रहे। जी और कोई सवाल है जी? कोई जनाब तारुफ करा दे सर। जी ये तो भी सर सैलाबी सूरत हाल हो गई है, तो बिजली के हवाले से मौसम सैलाब की तरफ चला गया है। सैलाब से पहले जो गर्मी आई थी इसमें बेतहाशा लोड शेडिंग थी। जी मुझे मालूम है। 16 घंटे लोड शेडिंग थी। ये क्या वजूहत है मुल्क में बिजली की किल्लत कितनी है? ये लोड शेडिंग का मसला कब हल होगा? आपकी जो पिछली दौर हुकूमत थी कोई इसमें दो राय नहीं है कि आखिरी दिनों में आपकी हुकूमत में बिजली की लोड शेडिंग कम हो गई थी, फिर एकदम लोड शेडिंग का फेज आ गया। इसकी क्या वजूहत है और ये कब तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म होगी? दूसरा मेरा सवाल का ऐसा ही है कि इस वक्त मुल्क में एक नई फेज दोबारा शुरू हो गई है सैलाब की वजह से कि मुल्क में अशद जरूरत है डैम्स की। तो आप इस हवाले से बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो आपकी हुकूमत है वो डैम्स के हवाले से क्या काम कर रही है ताकि ये पानी की जो स्टोरेज है इसका भी मसला किया है। चलें, कोई हेस्को के अलावा भी ट्रांसफार्मर के अलावा भी कोई सवाल आ गया उसका जवाब देखिए। हमें
इस बात दो इश्यूज हैं जी। आपने दुरुस्त कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी 2013 से 18 की, उसके आखिर में आके लोड शेडिंग जो है वो बहुत कम हो गई थी, ना होने के बराबर। देखिए, लोड शेडिंग की जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि एसेंशली मुल्क के अब दो हिस्से हो चुके हैं बिजली के हवाले से। एक अब, और वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मौजूद हैं। एक तो वो फीडर्स हैं जहां बिलों की बाजियाबी 80% से ज़्यादा है और जो लाइन लॉसेस हैं वो 20% से कम है। ये है कैटेगरी 1 और 2 के फीडर्स। वो तमाम डिस्कोज में है, बाज में ज़्यादा है, बाज में कम है। तो जो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो जिसके ऊपर सारी डिस्कशन होती है वो कैटेगरी 1 और 2 के फीडर्स में। उसके अलावा 3 से 7 कैटेगरी 3 to 7 के फीडर्स हैं, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में है, जिनके ऊपर इतना ज़्यादा नुकसान है बिल की बाजियाबी ना होने से या लाइन लॉसेस होने से। अब लाइन लॉसेस वो टेक्निकल भी हो सकते हैं और बदनीयती के लॉसेस भी हो सकते हैं। उनके ऊपर जो है वो, अगर आपके पास मुल्क में बिजली पूरी फराम हो भी, फिर भी कैटेगरी 3 और 7 के ऊपर लोड शेडिंग होती है और ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जो असल डिमांड है वो यही है कि वो सब लोग जो अपना बिल पे कर रहे हैं उनको बिजली पूरी होनी चाहिए। वहाँ भी इस मौसम गर्मा में हमें एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल का सामना करा, क्योंकि तमाम इससे पहले जो कयास आराई थी या जो अंडरस्टैंडिंग थी, तखमीने थे, वो ये थे कि मुल्क में बिजली की तलब जो है वो 25 से 26 हज़ार मैक्सिमम जाएगी, लेकिन इस साल वो 30 हज़ार को क्रॉस कर गई है। तो मुल्क में बिजली की तलब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। शायद पिछले 2 साल कोविड की वजह से, चूंकि पूरे कारोबार और पूरी दुकानें और पूरी फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, इस साल चली हैं, तो हमें तलब में इजाफा देखा गया। उसके अगेंस्ट पिछले 4 साल एक गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि मुल्क में बिजली वाफर है। मुल्क में बिजली वाफर नहीं है। हमारी जो मौसर कैपेसिटी है वो हद अगर हम भी लगा लें तो वो 25,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। हद इसलिए लगाई गई है कि उसके ऊपर जो है, जब हम तेल पर और फर्नेस ऑयल के ऊपर पुरानी टेक्निक से जो बने हुए प्लांट्स हैं जो लो एफिशिएंसी के हैं वो चलाते हैं, तो वो इस तरह है जैसे हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम अपना खून जला रहे हैं। वो इतनी महंगी बिजली बनती है, तो हम वो बिजली नहीं बनाना चाहते। इस साल गर्मियों में सेट हमें गैर मामूली सूरत हाल का सामना, और हमने कुछ ऐसे प्लांट चलाए जिसका कॉन्सिक्वेंस आपने देखा है कि वो फ्यूल प्राइस सरचार्ज का सारा इशू जो है वो क्रिएट हुआ। तो हमारे पास 25,000 मेगावाट की, जिसे हम कह सकते हैं मौसर कैपेसिटी, जो इकोनॉमिकली फीजेबल है, वो मौजूद है। और डिमांड जो है अब वो गर्मियों में 30,000 क्रॉस कर चुकी है, अगले साल गालिबन ज्यादा होगी। दूसरा जो चैलेंज है वो ये होता है, जिसकी वजह से ये सवाल उठते हैं कि जून में जब गर्मी जोबन पर है तो 30,000 मेगावाट है, जनवरी में ये 12,000 मेगावाट से भी कम रह जाती है डिमांड जो है। तो लिहाजा हमें वो जो बहुत एक बड़ा खलीज है गर्मी और सर्दियों की जो डिमांड है उसके अंदर, उसको भी इकोनॉमिकली फिल कर रहे हैं। इसीलिए 2-3 चीजें हैं, ताकि इस गर्मियों में हम सबको जहमत और तकलीफ हुई है, लेकिन कोशिश यही है कि अगला मौसम गर्मा है उससे पहले जो हमारे प्लांट्स ज़ेरे तकमील हैं, जिनमें बहुत अहम, जिस पे मैं 2 दिन पहले गया हुआ था, थर्क में जो शंघाई इलेक्ट्रिक है 1320 मेगावाट, और उसके अलावा 330 मेगावाट के 1-2 वहाँ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो तकरीबन 1980 मेगावाट जो है वो थर कोल का इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि अगली मौसम गर्मा में अवेलेबल होगा। और बहुत जल्द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो शमसी तवानाई की नई पॉलिसी का भी ऐलान करेंगे। उसमें भी कोशिश यही है कि अगले मौसम गर्मा से पहले हमारे पास हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो सोलर की अवेलेबल होगी।
और उसका जो फायदा है, जो मकसद है, वो ये है कि जब आप सोलर से सस्ती बिजली बनाएंगे तो दिन के वक्त जब सोलर अवेलेबल है, हम ईंधन पर चलने वाला कोई प्लांट उसको कम से कम चलाएंगे ताकि बिजली की जो लागत है उसको कम करके आपके बिजली के बिल कम किए जा सकें। तो ये एफर्ट हो रही है और ये पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसी है, काबीना की पॉलिसी है, जिसमें 10 जमातें शामिल हैं कि अब जो तो जेर तकमील प्लांट है उन्हें हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन बिजली की नई पैदावारी सलाहियत इंपोर्टेड ईंधन पर नहीं होगी। लिहाजा मुस्तकबिल में जितनी भी बिजली की नई हमें पैदावारी सलाहियत लगानी है, वो इस मिट्टी पर अल्लाह ताला ने जो करम फरमाया है उसको इस्तेमाल करके, और वो 5 जराए हैं। एक ऑफ कोर्स थर्कोल है, दूसरा पन बिजली है, हाइडल जो है जो हम डैम्स बना रहे हैं, उसके बाद हवा से बिजली बनती है। हम अभी गए हुए थे सजावल, तो रास्ते में हमें जो है वो बहुत सारी विंड मिल्स हमने देखी हैं रास्ते में चलते हुए, जिसको देख के कम से कम वजीर बिजली की हैसियत से मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि सस्ती बिजली बन रही है। और उसके बाद जो है बिलाशुबा हमारे पास सोलर है जो शमसी तवानाई है, और 5वीं जो है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, चूंकि यहाँ कराची में जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं K2 K3, वो भी एक अब उनको भी रिक्लासिफाई करके रिन्यूएबल फ्यूल्स में डाल दिया जाए। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे हम इंशाल्लाह बिजली बनाएंगे, और यही रास्ता है पाकिस्तान के सारफीन को बिजली की लगातार फराहमी और सस्ती फराहमी का। वो रास्ता हमने मुअय्यन कर दिया, उसका तयन कर दिया है, और इंशाल्लाह इस पर आगे चलेंगे। एज आई सेड, हैस्को के बारे में जो आपके सवालात हैं वो गालिबन हम 1 या 2 दिन बाद पूरा खुलकर बस पे बात करेंगे। जी, अपना तारुफ करा दें जनाब। जी जी। बातें चल रही थी कि वफाकी गवर्नमेंट सेफको और हैस्को दोनों को से गवर्नमेंट को फरोख्त कर रही है, कोई ऐसे मामला मेरे को है? जी हैं, बिल्कुल हैं। इस पर हमारी जो हुकूमत सिंध है उनसे गुफ्तगू जारी है, और ये 18वीं तरमीम में ये दरवाज़ा खोला गया था कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर आ सकती हैं। तो ये अगर कामयाबी से हम इन मुज़ाकरात को मुकम्मल कर पाए तो कोशिश यही होगी कि ये जो इस वक्त हैस्को और सेप्को के लॉसेस हैं, जो कि सर्कुलर डेट पैदा करते हैं वफाक में, और चूंकि पूरे मुल्क में बराबर टैरिफ है बिजली का, तो लिहाजा जहां लॉसेस ज़्यादा हैं उसकी कीमत वो सार्फिन देते हैं जहां लॉसेस नहीं है। तो ये जो क्रॉस सब्सिडी है इसके इश्यूज़ को भी, और ये सर्कुलर डेट का जो हर साल उसमें इजाफा होता है उसको रोकने के लिए भी ये एक तरीका है कि फिर सूबाई हुकूमतें जो हैं वो जिम्मेदार होंगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की, और हुकूमत पाकिस्तान जो वफाक है वो सिर्फ उनको बराह रास्त बिलिंग किया करेगा। तो उससे कम से कम वफाक के जो माली मामलात हैं वो बेहतर होंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये कंपनियां जो हैं ये सूबाई मलकियत में जाती हैं तो फिर सारफीन का एक बराह रास्त प्रेशर जो है वो क्रिएट हो सकेगा इन कंपनियों पे। लेकिन इस पर अभी हतमी फैसला चूंकि नहीं हुआ, मुज़ाकरात जारी हैं। जनाब सर, दिस इज एब्सोल्युटली द लास्ट क्वेश्चन। 6 बज रहे हैं जी। खजाना मुफ्ती इस्माइल खासा 35% में खुसूसन आपकी पार्टी की रहनुमाई की जानिब से उस बिल में जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो भट्टी में जल रहा है उसी को पता है कि दर्जा हरारत कितना है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। मुआशी पॉलिसी के ऊपर हम सब के इख्तलाफात हो सकते हैं और हमारी पार्टी में लोगों ने जाहिर किए हैं, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब अभी तो चूँकि ये वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत मौजूद है, तो लिहाजा इस पर लोग बाद में लिखेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह बहुत बड़ी एक हमने मुसीबत से निकाला है।
दिवालियापन जो है वो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन हम उसके बहुत करीब गए हैं अज़ाब इमरानी की वजह से, जो एक फितना इस मुल्क में 4 साल राइज रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बैरूनी दुनिया में मुआशी साख के चीछड़े करके गए हैं इमरान खान साहब। अपने किए गए मुआहदे IMF से उनको तार तार करके गए हैं। हमारे दोस्त मुल्कों से जो हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं, उनको अपने गलत बयानात की वजह से और नालायकी की वजह से उनको नाराज करके गए हैं। और ये सारे इश्यूज जो हैं, इसका सामना शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और पूरी काबीना ने किया, जिसमें 10 जमातें शामिल हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है इकोनॉमिक पॉलिसी पे, जिस तरह हम सबको एतराज़ और इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। ये अब इंशाअल्लाह वक्त बताएगा, और मुझे ये यकीन है कि ये मौसम गर्मा जो हम सब के लिए मुख्तलिफ हवालों से बहुत मुश्किल और जहमत वाला रहा है, लेकिन अब हम जो मुश्किल तरीन फेज़ है उससे बाहर आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगले साल के आगाज़ 2023 के आगाज़ तक पाकिस्तान की मईशत बहुत हद तक संभल जाएगी, और जिसका हम सबसे ताल्लुक़ है, मुझे भी उसकी तकलीफ़ है। इंशाअल्लाह महंगाई भी आपको अगले आने वाले महीनों में कम होती नज़र आएगी, और बिजली की सूरत हाल भी बेहतर होती नज़र आएगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।